चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है। देखिए, चैप्टर बहुत छोटा है, पहला ही चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, लेकिन इससे ये चैप्टर कम इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल डायमेंशनल एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है, उसका न केवल 11th में बल्कि 12th में और उससे भी आगे जाकर आपके एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो JEE हो, CET हो या नीट हो, वहाँ पर उसका यूज़ होता है। ठीक है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। चलिए समझते हैं कि फिजिक्स में इस चैप्टर को क्यों दिया गया है। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना फिजिक्स की, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है। क्या है? क्वांटिटेटिव साइंस। क्या होता है रे? क्वांटिटेटिव साइंस का मतलब क्या है? फिजिक्स एक साइंस का पार्ट है, ये तो हमको पता है, लेकिन क्वांटिटेटिव वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्वांटिटेटिव मतलब वो चीज़ जिसे हम किसी नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मुझे बहुत खुशी हुई, तो भैया बहुत खुशी हुई मतलब कितनी खुशी हुई? क्या उसको आप मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते। ऐसे भी तो हो सकता है, मैंने कहा बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे से ज़्यादा किसी और को और खुशी हो सकती है ना। सो बहुत मतलब कितना, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। उसी तरीके से, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने आज 5 kgs ऑफ शुगर खरीदी, 5 kg, तो आप ये 100% अच्छे से बता सकते हैं कि 5 kg मतलब कितना। फिर अगर किसी ने 10 kg खरीदी होगी तो आप उसको कंपेयर भी करने लग जाओगे कि ये इसकी 10 kg है, मेरे पास 5 kg है, तो इसका मतलब किसके पास कितनी शुगर है, कितनी ज़्यादा है वगैरह। तो जहाँ पे कंपैरिजन आएगा ना, वहाँ पे मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है। मेजरमेंट बेसिकली है क्या? किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना। और किसी भी चीज़ को जब आप क्वांटिटी या नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको आप, एज आई टोल्ड यू बिफोर, फिजिक्स में स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए फिजिक्स को क्या कहा जाता है? एक क्वांटिटेटिव साइंस कहा जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हमको समझना है कि ये यूनिट्स क्या है। देखिए, जब हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे किसी ना किसी टर्म में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ना ये एक पेंसिल है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास मान लीजिए एक पेंसिल है, और मैं कहूँ कि इस पेंसिल को मेजर कीजिए, तो आप पूछोगे सर क्या मेजर करना है? लेंथ मेजर करना है। ये जो पेंसिल है ना, इस पेंसिल का क्या मुझे डायमीटर D मेजर करना है? या फिर अगर थर्मामीटर लगा लूँ तो क्या इस पेंसिल का मुझे टेम्परेचर मेजर करना है? आप क्या मेजर करना चाहते हो इससे? ठीक है। तो देखिए, कोई भी चीज़ को मेजर करना है तो किसी एक पर्टिकुलर टर्म में मेजर की जाती है, और उस टर्म को हम फिजिक्स में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उस टर्म को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखिए, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, डायमीटर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। हालांकि डायमीटर को हम लेंथ के ही फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। बाद में अगर मैं आगे चल के आपको पूछूं कि इस पेंसिल का मास क्या है, तो मास भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ तक कि जब हम फिजिक्स में फोर्स, मोमेंटम, डेंसिटी, इनकी भी बात करते हैं तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ ही होती है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें किसी ना किसी यूनिट की ज़रूरत होती है। तो हम ये कहेंगे कि यूनिट्स आर स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। क्यों स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट? क्योंकि भैया, अगर लेंथ मेजर करना है तो आप मीटर में करोगे, सेंटीमीटर में करोगे, चाहो तो आप फुट या फीट में जिसे बोलते हैं उसमें करोगे। ठीक है। अगर आपको मास मेजर करना है तो चाहे तो आप किलोग्राम में करोगे, ग्राम में करोगे, पाउंड में करोगे। ठीक है। टेम्परेचर मेजर करना है तो डिग्री सेल्सियस में करोगे या केल्विन में करोगे। अब थोड़ा सा सोचिए, क्या लेंथ में डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं मास को फुट में मेजर कर सकता हूँ? नहीं। तो हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका एक रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड यूनिट होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि भैया, कोई भी जो यूनिट है, यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। क्या होगी यूनिट्स की डेफिनेशन? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। Units is a standard of measurement, and to measure various different physical quantities we use different units। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्ल्ड में ना कई तरीके के यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री में अगर लेंथ मेजर करना है तो वो स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे मीटर। लेकिन कोई और कंट्री है, मान लीजिए इंग्लैंड, तो उनके लिए हो सकता है फुट जो है कि 5 फुट, 10 फुट, 20 फुट, तो फुट में लेंथ मेजर करते होंगे। कई और कोई कंट्री होगी जहाँ पर फुट या मीटर नहीं, सेंटीमीटर यूज़ करते होंगे, या फिर और कोई उनका अपना यूनिट होगा। तो वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके के यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। तो
तो इसी बेसिस पर कि कौन सी कंट्री में कौन से टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट्स यूज़ करते हैं उस पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड हुआ है। तो ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ लेते हैं। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट समझने के लिए पहले मान लेंगे कि हमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ पता है। फॉर एग्जांपल लेंथ, फिर लिया है मास और बाद में लिया है टाइम। ठीक है, अब देखिए लेंथ को अगर किसी सिस्टम में या फिर किसी कंट्री में बोल दीजिए या कोई रीजन में बोल दीजिए, लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका यूनिट है मीटर। मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड। ठीक है, इन यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये उसके स्टैंडर्ड है उस कंट्री में। तो हम कहेंगे ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को MKS सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। कोई एक दूसरी कंट्री है मान लीजिए, वहाँ पर लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर, मास को मेजर किया जाता है ग्राम्स और टाइम को मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। ठीक है, तो उस कंट्री में कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो होता है, हम कहेंगे वहाँ पर कहेंगे CGS, वेयर C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम्स एंड S फॉर सेकंड। कोई मान लीजिए और एक कंट्री है जहाँ पर लेंथ को मेजर किया जाता है फीट में, ठीक है, मास को मेजर किया जाता है पाउंड में और टाइम को मेजर किया जाता है फिर से सेकंड में। तो ऐसी कंट्री में कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ होती है, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ होती है। इसके अलावा अब होता क्या है कि दुनिया में अगर हर जगह अपने अपने यूनिट्स चलेंगे तो उससे कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। तो वर्ल्ड में क्या हुआ, एक बार 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस में एक कॉमन सिस्टम अडॉप्ट किया गया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया कोई भी कंट्री रहने दीजिए, लेंथ को हम मीटर में ही मेजर करेंगे, या फिर मान लीजिए आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो उसको केल्विन में ही मेजर करेंगे। तो उन्होंने एक सर्टन यूनिट्स निकाले और हर एक फिजिकल क्वांटिटी को असाइन कर दिए और कहा कि पूरे वर्ल्ड में यही अब यूनिट्स इन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ यूनिट। तो इसी से आगे निकल कर आया SI सिस्टम। क्या बना, SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम का लॉन्ग फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो सिस्टम इंटरनेशनल क्या कहता है कि हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए कि उसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा विच वुड बी सेम फॉर ऑल ओवर द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फिर बात चलती है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी और उनके क्या यूनिट्स रहेंगे। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ तो कई तरीके की होती है, लेकिन फिजिक्स कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को भैया हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताते हैं। एक देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें खुद से ही मेजर किया जाता है, जिन्हें मेजर करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्या है उसमें आगे समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज that are not dependent upon any other physical quantities for their measurement। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें खुद से मेजर किया जाएगा, दूसरों से के द्वारा उन्हें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इन फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ होता है उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। उन्हें क्या कहा जाएगा, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब दूसरी आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल अगर वो क्वांटिटीज़ है जिन्हें खुद से मेजर किया जाता है, तो डिराइव्ड तो वो क्वांटिटीज़ है जिन्हें मेजर करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज़ दैट रिक्वायर्स फंडामेंटल
quantities for their measurements। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो भी यूनिट हम डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करेंगे ना, उन्हें कहा जाएगा डिराइव्ड यूनिट्स। क्या कहा जाएगा? डिराइव्ड यूनिट्स। समझेंगे डिराइव्ड यूनिट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये कोई एक पर्सन है जो पोजीशन ए पर खड़ा है, वो पोजीशन ए से हटकर पोजीशन बी पर चलते चलते गया। ठीक है, अब पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए है 10 मीटर, और ए से लेकर बी तक जाने में उसे टोटल समय लगा है 5 सेकंड का। कितने सेकंड का समय लगा है? 5 सेकंड्स का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सन जो ए पॉइंट पर था, जब वो बी पॉइंट पर गया तो उसको कितना डिस्प्लेस होना पड़ा, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है वो है 10 मीटर। मतलब उसने कितना लेंथ कवर किया? 10 मीटर लेंथ कवर किया। मैं अगर आपको पूछूं कि ए से बी पॉइंट जाने तक उसे कितना समय लगा, तो उसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है 5 सेकंड, तो उसे 5 सेकंड का समय लगा। अच्छा, लेकिन मैं आपको पूछूं कि ए से बी जाते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो हमें पता है भैया वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 10 मीटर, टाइम लगा है 5 सेकंड, तो मेरा वेलोसिटी निकल कर आया 2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर 3 फिजिकल क्वांटिटी आई है। एक आई है आपकी लेंथ, दूसरा हुआ है आपका टाइम, और तीसरी आई है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, अब लेंथ तो खुद से मेजर हो गई, टाइम भी खुद से मेजर हो गया, तो ये जाएंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। लेकिन अगर बात वेलोसिटी की करूँ तो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए तो मुझे लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलेंगे वो और टाइम की ज़रूरत पड़ी। तो वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। अब थोड़ा सा इन डिटेल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं और उनसे रिलेटेड जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसे भी एक एक करके समझ लेंगे। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में फिजिक्स द्वारा 7 क्वांटिटीज़ को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा गया है। फर्स्ट आती है आपकी लेंथ, सेकंड है आपका मास, थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर, फिफ्थ जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वह है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी, सेवंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इतनी तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास है। अब हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को एसआई सिस्टम में एक यूनिट असाइन किया गया है। वो स्टैंडर्ड क्या है, एक एक करके उन्हें भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टैंडर्ड है एसआई यूनिट फॉर द लेंथ इज मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए है मोल। ठीक है, अब जितने एसआई यूनिट है हर एसआई यूनिट के लिए एक सिंबल होता है। तो मीटर का सिंबल होगा स्मॉल m, किलोग्राम का होगा केजी, सेकंड का होगा एस, केल्विन का होगा कैपिटल के, एम्पियर का है कैपिटल ए, कैंडेला का है स्मॉल सी डी, और मोल का है स्मॉल एम ओ एल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, उसके लिए एसआई यूनिट्स क्या है, और हर एक एसआई यूनिट के लिए फॉर गिव दैट रिस्पेक्टिव फंडामेंटल क्वांटिटी उसका सिंबल क्या है। ठीक है, अब आगे जाकर थोड़ा सा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो
तो जैसा कि हमने पहले एग्जांपल लिया था, अगर मैं बात कहूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने फंडामेंटल यूनिट्स का सहारा लिया। तो वेलोसिटी का ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, इट इज़ अ डिराइव्ड यूनिट विच रिप्रेजेंट्स डिराइव्ड क्वांटिटी एंड दैट्स योर वेलोसिटी हियर। अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की, ठीक है, सो मोमेंटम को अगर मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, करेक्ट है। मास जो है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन क्या वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं, वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भैया मोमेंटम भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसका अगर आप यूनिट देखो तो मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी को होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में हमने इन द फॉर्म ऑफ यूनिट रिप्रेजेंट किया है, विच इज केजी मीटर पर सेकंड फॉर मोमेंटम। दीज आर ऑल कॉल्ड एज derived unit, those are used to represent derived physical quantities। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन यूनिट का हमने यूज़ किया उन्हें हमने कहा था फंडामेंटल यूनिट्स। और ये फंडामेंटल यूनिट्स टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। फिर हमने देखा कि फंडामेंटल यूनिट्स के सहारे से जिन्हें मेजर किया जाता है वे होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, और उनके यूनिट्स को कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स, जिसका हमने एग्जांपल देखा था वेलोसिटी या फिर मोमेंटम। इनके अलावा भी एक और यूनिट होते हैं जिन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से भैया? वो कौन सी क्वांटिटी है जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट यूज़ किया जाता है जिनके लिए? तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, अगर हम कोई एंगल मेजर करते हैं, है ना, सो एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज, या फिर हम उसके लिए यूज़ करते हैं रेडियन, है ना। सो देखिए, अगर कोई एंगल मेजर किया जाता है और एंगल मेजर करने के लिए डिग्रीज और रेडियन जैसे यूनिट्स यूज होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अगर सप्लीमेंट्री यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पर 2 तरीके के यूनिट्स होते हैं सप्लीमेंट्री में, दोनों ही एंगल से रिलेटेड है। पहला होता है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, अब देखते हैं भैया पहला जो प्लेन एंगल है वो क्या है। तो आज तक आपने जब भी सर्कल को स्टडी किया तो आपको पता होगा कि एक पूरा सर्कल कितनी डिग्री का होता है, या तो आप उसे 360 डिग्री बोलिए या फिर उसे बोलिए 2 पाई रेडियन। तो ये जो 360 डिग्री है ना, ये 2 डायमेंशनल एंगल है, जहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में सर्कल ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ पर जो एंगल बन के आया है, वो जो 360 डिग्री एंगल है, वो भी क्या है? वो एक 2 डायमेंशनल एंगल है। तो 2 डायमेंशनल एंगल को हम प्लेन एंगल भी कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी प्लेन एंगल की। तो प्लेन एंगल मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में जो ब्लू कलर की लाइन है वो रेडियस रिप्रेजेंट करती है, और मैं उसको कुछ नाम देता हूँ। मान लीजिए ओपी नाम की रेडियस है मेरी। अब ये ओपी रेडियस अगर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करते जाए तो इस पॉइंट पर आ जाएगी, क्यू पॉइंट पर, ठीक है। सो लेट्स से एक पार्टिकल था जो पी पॉइंट पर था, जो कनेक्टेड था ओ से विथ हेल्प ऑफ रेडियस आर। ये पी पॉइंट मूव होकर गया है, कहाँ पर गया है? अप टू क्यू पॉइंट तक गया है, ठीक है। अब जब ये क्यू पॉइंट तक जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा, तो उसने सेंटर के साथ कुछ एंगल कवर किया है। यही जो एंगल है वो आपका प्लेन एंगल है, बराबर है। अब थोड़ा सा समझेंगे इस एंगल को कैसे बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक तरीके से सेक्टर बन गया है, ये जो ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया है ना। इस सेक्टर में हम 3 कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो कहेंगे आर्क। क्या है आर्क? आर्क है आपका पी क्यू। उसके बाद में इसके पास है रेडियस। रेडियस क्या है? ओपी। और आपके पास तीसरी एक चीज़ है, क्या है वो? एंगल। दैट एंगल इज योर प्लेन एंगल विच इज़ थीटा। तो हमें पता है इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। क्या होता है? एंगल इनटू रेडियस। अब भैया आर्क लेंथ क्या है? पी क्यू। आर्क लेंथ है पी क्यू। एंगल को मैंने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ थीटा, और रेडियस क्या है? आर्क। तो थीटा इज इक्वल टू
पी क्यू अपॉन आर। अब पी क्यू क्या है, आर्क लेंथ, और आर क्या है, रेडियस। तो हम कहेंगे कि प्लेन एंगल की डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर यही थीटा बहुत छोटा हो तो यहाँ पर जो मैंने थीटा लिया है ना, ये काफ़ी बड़ा थीटा है। कभी कभी क्या होता है फिजिक्स में, जब हम कैलकुलेशन कर रहे हो तो बहुत ही छोटे एंगल की ज़रूरत होती है, तो हम कहेंगे एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर देखिए कोई भी एंगल बहुत छोटा है तो उसे डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर एंगल छोटा होगा तो उसके साथ में उसका आर्क भी छोटा होगा। अगर आर्क को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एस से तो छोटा आर्क बन जाएगा डी एस। लेकिन एंगल कितना भी छोटा होने दीजिए, एंगल के छोटे होने के साथ में आर्क तो छोटा होगा, लेकिन कौन सी चीज़ नहीं बदलेगी, वो होती है रेडियस। ठीक है, तो अगर प्लेन एंगल के हिसाब से ये फॉर्मूला देखा जाए तो क्या हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। याद रहेगा आपको, हमेशा याद रखिए डी थीटा जो भी है वो छोटा एंगल है, लेकिन है तो वो प्लेन एंगल, एंड इस डेफिनेशन इज अगेन सेम, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल के बारे में, समझते हैं। देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, आपने समर में तरबूज ज़रूर खाया होगा, वाटरमेलन। अगर आप ऐसे तरबूज को देखो, ठीक है, अब तरबूज मीठा है या नहीं ये देखने के लिए क्या करता है, जो वेंडर होता है जिसके जहाँ पर जाके हम तरबूज खरीदते हैं, वो आपको इस तरीके से उसको काट कर बताता है। आपने देखा है, जब ये स्लाइस ऊपर आ जाता है या ये टुकड़ा बाहर आता है तो एक तरीके से ना ऐसे एंगल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप शायद इमेजिन कर पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऊपर की तरफ दिखता है थोड़ा सा रेक्टेंगुलर पार्ट, और एक पॉइंट पे जाके अगर मैं इन सबको मिला दूँ तो क्या हो गया, एक वेज शेप जैसा मेरे को शेप मिल रहा है। और इसको 3D फॉर्म में अगर आप देखें तो ये टोटल क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। इसी एंगल को कहा जाता है सॉलिड एंगल। तो बेसिकली देखिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से इसे देखा जाए, अगर इस पीस को मैं एक डायरेक्शन से देखूँ तो ये मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगा, एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा, बराबर है कि नहीं। और इस ट्रायंगल में ये एंगल इस तरीके से दिखाई देगा, विच सिम्स लाइक अ प्लेन एंगल। और अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूँ तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सॉलिड एंगल इज अ 3D एनालॉग ऑफ अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को ही 3D में आप इमेजिन कीजिए तो वो एक सॉलिड एंगल बन जाएगा। अब देखिए कोई भी सॉलिड एंगल जो होता है, ठीक है, उसकी भी एक डेफिनेशन होती है। उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे उसकी डेफिनेशन बन जाती है। देखते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरीके का एक सरफेस है, ये जो हैश लाइन में दिख रहा है ना, ये एक सरफेस है, और इसने जो एंगल बनाया है एक पॉइंट के साथ में, इसे कहेंगे सॉलिड एंगल, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल ओहम के साथ। किसके साथ, ओहम के साथ। और यही अगर एंगल बहुत छोटा है तो उसके आगे डी लग जाएगा, विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दैट सॉलिड एंगल, डी ओहम। ये डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये सॉलिड एंगल निकालते कैसे है, तो जिस तरीके से प्लेन एंगल के केस में हमने देखा था, याद है हमने क्या किया था, आर्क को कंसिडर किया था, रेडियस को कंसिडर किया था, और प्लेन एंगल बन के आया था आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप सॉलिड एंगल देखो तो सॉलिड एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको लेते हैं सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, जिस एरिया ने एंगल सबटेंड किया है। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा एरिया है ना, ये ऊपर का हैच लाइन वाला, ठीक है, सो वो है आपका सरफेस एरिया। अगर आप पूरा उस सरफेस एरिया को ध्यान से देखोगे तो ये इधर देखिए, इस वाटरमेलन या स्पीयर की तरफ आइए, तो स्पीयर में जो छोटा सा सरफेस एरिया है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिगर सरफेस एरिया। मतलब पूरे स्पीयर का जो सरफेस एरिया है उसका ये एक छोटा पार्ट है। तो हम कहेंगे सरफेस एरिया विच इज़ द पार्ट ऑफ स्पीयर डिवाइडेड बाय कोई भी, ये जो जहाँ पे सॉलिड एंगल बना है वो पॉइंट उस स्पीयर के सेंटर से जुड़ा हुआ है, और सेंटर से लेकर तो उस सरफेस के एरिया तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर देख लीजिए सेकंड डायग्राम में, ये सेकंड डायग्राम में देखिए, तो सेंटर से लेकर स्पीयर का जो एरिया है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होती है उसकी, उस स्पीयर की रेडियस। तो हम ये कहेंगे कि रेडियस ने सेंटर से लेकर तो स्पीयर के जो एरिया है जिसने सॉलिड एंगल सबटेंड किया है उसको ज्वाइन करके रखा है। तो डी ओहम के फॉर्मूला में होता है डी ओहम इज इक्वल टू सरफेस एरिया विच इज़ द पोर्शन ऑफ द स्पीयर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। आप चाहो तो इसको पूरा लिख लो, इसे रेडियस फिर और रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं सरफेस एरिया को डी ए बोलूँ, डी ए विच इज़ द स्मॉल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस को बोलूँ आर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डी ओहम इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है,
अब थोड़ा देखिए, जब प्लेन एंगल की बात आएगी ना, सो प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द यूनिट रेडियन। क्या यूनिट होता है उसका? रेडियन, और जिसे शॉर्ट में लिखते हैं रैड, ठीक है। लेकिन अगर बात सॉलिड एंगल की हो तो सॉलिड एंगल के लिए ऐसा यूनिट है स्टेरेडियन। क्या नाम है? स्टेरेडियन, और जिसको शॉर्ट सिंबल में लिखते हैं SR। ओके, तो प्लेन एंगल रेडियन और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक पूरे स्फीयर ने कितना सॉलिड एंगल बनाया है उसके सेंटर के साथ, तो हम कर सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी ओहम विच इज़ द सॉलिड एंगल। अब यहाँ पे पूरा सरफेस लेना होगा स्फीयर का पूरा सरफेस क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर। उसको डिवाइड कर दीजिए रेडियस के स्क्वायर के साथ। अगर मैं रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो रेडियस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचता है? 4 पाई। और सॉलिड एंगल जो है डी ओहम, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, दैट इज SR। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कैलकुलेट किया है विच इज़ 4 पाई SR और स्टेरेडियन। ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, सॉलिड एंगल से जुड़ा एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व्ड एग्जांपल है आपके बुक में दिया है पेज नंबर 2 पे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्या बोला है? व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ given the diameter of moon is 3474 kilometers and its distance from the earth is 3.84 into 10 to the power 8 मीटर। चलिए एक एक करके डेटा देखते हैं क्या दिया है। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या कहा है, हमें सॉलिड एंगल सबटेंडेड निकालना है। किसके द्वारा? बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। तो मान लीजिए अभी ये मेरे पास मैंने एक डायग्राम निकाल के रखा है, ये है मून और ये कोई एक पॉइंट है ऑन द अर्थ। अब मून क्या करेगा, जब अर्थ के साथ सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा तो उसके जो दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है वहाँ से हम क्या करेंगे, दो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे उस पॉइंट तक, है ना। और अगर आप देखो, मैं मान लीजिए यहाँ ऊपर से इसे देख रहा हूँ, मून को यहाँ से ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या दिखेगा, मून के जो डायमेट्रिकल सरफेस होगा ऐसा, है ना। ऊपर से देखने के तो ये जो ऊपर से अगर मैं मून को देख रहा हूँ तो एक मुझे वो डिस्क की तरह दिखेगा। कोई भी चीज़, अगर आपके पास कोई एक छोटी सी गेंद है, जब आप ऐसे उस गेंद 3D गेंद को ऊपर से देखते हो तो आपको क्या दिखता है, बस एक सर्कुलर डिस्क जैसा पैटर्न दिखता है। तो मैं भी अगर ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे ये डिस्क दिख रही है। अब अगर कोई आपसे कहे कि मून ने अर्थ के साथ कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया है, ये जो सॉलिड एंगल है ना ये वाला, मून ने कितना किया है, तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि एक्चुअली ये जो मुझे डिस्क दिख रही है ना ऊपर से, उसने मून के साथ कितना एंगल सबटेंड किया है। बात आ रही है क्लियर? ठीक है, अब आगे हमें क्या बोला है, हमें दिया है डायमीटर ऑफ मून। तो मैं यहाँ पर गिवन डेटा में लिख रहा हूँ, गिवन में लिख रहा हूँ डायमीटर ऑफ मून, जिसको मैं डी मून लिखता हूँ। वो दिया है 3474 किलोमीटर्स। तो पहले तो हम इसे मीटर में कर लेंगे। देखिए फिजिक्स में जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो प्रॉपर ऐसा यूनिट लेते हैं। अगर किलोमीटर में दिया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। अगर कोई चीज़ ऐसा यूनिट में नहीं है तो पहले उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले किलोमीटर को मैं मीटर में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3474 इंटू 10 to the power 3 मीटर्स। ठीक है, अब बोला है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, द मून का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से कितना है, वो है 3.84 इंटू 10 to the power 8। सो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ओके, सो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में ये अर्थ का पॉइंट है और अर्थ के पॉइंट से ये जो मून है उसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये दिया है हमें, इसे मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ, दिस इज़ माय डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस है क्या, ये डिस्टेंस एक्चुअली में एक तरीके का रेडियस है, क्योंकि ये जो मून की डिस्क है ना, वो अगर बड़ा स्फीयर का पार्ट बनेगी तो ये जो डिस्टेंस दिया है फ्रॉम अर्थ टू मून, ये हो गया मेरा रेडियस। ठीक है, बात आ रही है समझ में। और इस पॉइंट से सॉलिड एंगल बनाना है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा मेरा सेंटर। सो सेंटर टू मून इज़ द रेडियस गिवन। और ये जो मून का डिस्क मुझे जहाँ से ऊपर पे, ये जो मून का जो डिस्क शेप है जो मुझे ऊपर से दिख रहा है, वो एक बड़े स्फीयर का पार्ट होना चाहिए। अब देखिए हमें पता है कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डी ओहम इज इक्वल टू सरफेस दैट सबटेंड सॉलिड एंगल दैट इज डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर।
तो चलिए, अब यहाँ पर जो मून का सरफेस है जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा वो एक डिस्क का ही सरफेस है, तो मैं यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ मून डिस्क, एरिया ऑफ मून डिस्क डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है अर्थ के पॉइंट से अप टू द मून, वही मेरा रेडियस हो रहा है, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ओके, और इसका हो गया वो स्क्वायर। तो अब आगे क्या बचता है, एरिया ऑफ मून डिस्क क्या होगा, पाई इंटू रेडियस ऑफ मून उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्क ऑफ मून से लेकर अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.84 इंटू 10⁸ उसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। अब इस एग्जाम्पल में हमें रेडियस ऑफ मून को निकालना पड़ेगा। अब रेडियस ऑफ मून कैसे निकलेगी, डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय 2। तो पहले निकाल लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको सेपरेटली रेडियस ऑफ मून निकाल के दिखा रहा हूँ। सो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय 2। कितना है डायमीटर ऑफ मून, 3474 इंटू 10⁻³ मीटर्स है ना, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3474 डिवाइड बाय 2 इज 1737 इंटू 10⁻³ मीटर्स। सो दिस इज माई रेडियस ऑफ मून। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो पाई जो है, ये देखिए ये जो कैलकुलेशन है इसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं आगे। सो ये जो पाई है, पाई इंटू रेडियस ऑफ मून इज हाउ मच 1737 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। ओके, इसको सेपरेट कर लेंगे, पाई इंटू 1737 स्क्वायर इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10⁻16। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10⁻³ का जो स्क्वायर होता है उसमें क्या होगा, दोनों पावर है तो दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए 10⁻³ का स्क्वायर हुआ 10⁻6 एंड 10⁻8 का जो स्क्वायर है वो हो गया 10⁻16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे आप चाहो तो लॉग के हेल्प से सॉल्व कीजिए या फिर आप अपने रेगुलर कैलकुलेशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पाई ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, 1737 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू मिलती है आपको 3017169 इंटू 10⁻6 ऐसे ही रखिए। नीचे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3.84, अगर उसका स्क्वायर किया जाए, यहाँ पर देखिए 3.84 का स्क्वायर किया जाएगा तो वो मुझे मिलेगा 14.7456 इंटू 10⁻16। अब ये 10⁻16 को ऊपर भेज दीजिए, हो जाएगा 10⁻−16, और 10⁻−16 एंड 10⁻6 का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 10⁻−10। सो दिस इज पाई इंटू 3017169 इंटू 10⁻−10 डिवाइडेड बाय 14. I will write here as 75। ठीक है, सो 14.75। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन को इजी कैसे कर सकते हैं। मैं पाई वैसे ही लिख रहा हूँ और 10⁻−10 तो है ही इधर, है ना, इसके बजाय यहाँ पर और क्या करूँगा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, देखिए 3017169 जो है उसमें डेसिमल पॉइंट 9 के बाद है तो उसको पहले शिफ्ट कर लेता हूँ। कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये नंबर क्या हो जाएगा पाई इंटू 3.017, बाकी हम छोड़ देंगे, इंटू अब लेफ्ट में शिफ्ट किया है, कितने डिजिट शिफ्ट किया है हमने 6 डिजिट शिफ्ट किया है, तो ये हो गया 10⁻6 इंटू 10⁻, जो पहले से बचा है ना ये हमारा 10⁻−10, उसको यहाँ पर रख लिया। अब क्या लिखेंगे, नीचे हो गया 14.75। अब इसे आप रिलेटिवली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.017 के साथ, डिवाइड बाय लिखिए 14.75। अब लास्ट में बचा है 10⁻, देखिए यहाँ पर कितना था 10⁻, यहाँ देखिए 10⁻6 है, यहाँ पर 10⁻−10 है। अगर दोनों को हम सॉल्व करें 10⁻6 एंड 10⁻−10 तो इसका आंसर आएगा 10⁻−4। अब चलिए आगे बढ़ती है। सो 3.14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.017 से, तो क्या आ जाएगा, ये आ रहा है 9.47338।
आप इंडिविजुअली इसके कैलकुलेशंस कीजिए, अगर वो कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते बैठे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इनटू ऊपर का जो 10 टू द पावर -4 है वैसे ही रखेंगे एंड आई विल बी राइटिंग डिवाइडेड बाय 14.75। अब ऊपर का जो ये जो नंबर है काफ़ी बड़ा नंबर है तो मैं लिख रहा हूँ उसको 9.5, क्योंकि ये जो 7 है वो 5 से बड़ा है तो एक इसमें ऐड कर लिया, दिस नंबर बिकम्स 9.5 डिवाइडेड बाय 14.75 इंटू 10 टू द पावर -4। अब फाइनली इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 0.644 इंटू 10 टू द पावर -4 स्टे रेडियन। सो दिस इज योर सॉलिड एंगल, ठीक है। और आपकी किताब में जो आंसर दिया है विच इज़ 6.425, विच लेकिन हमारा आंसर नियर अबाउट 6.4 है तो 6.44 ही लिखेंगे हम इंटू 10 टू द पावर -5, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट हुआ है 1 डिजिट से तो -1 ऐड हो गया -4 में, ठीक है। सो अगर -1 इसमें ऐड हो जाएगा -4 में तो बन गया -5 और हमारा आंसर आ गया 6.44 इंटू 10 टू द पावर -5 स्टे रेडियन, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।